आज भी ये सेकेंड ईयर पेपर सेकंड की जमींदारी व्यवस्था, परंपरागत भारतीय समाज में जमींदारी व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में प्रारंभिक, प्राचीन और मध्यकाल से ही जमींदारी और पट्टेदारी प्रणाली और भूमि सुधार कानून चलते चले आ रहे हैं। राजा महाराजाओं के टाइम पे भी विभिन्न प्रकार के भूमि सुधार कार्यक्रम हुए थे, जिसके अंतर्गत सम्राट अशोक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, टोडरमल आदि के काल में सराहनीय प्रयास हुए थे और विभिन्न भिन्न तरीक़ों से इन्होंने अपने क्षेत्र व्यवस्था के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम और पट्टेदारी प्रणाली को विकसित किया था। परंतु इनके सभी के प्रयास सफल नहीं कहे जा सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं परेशानियां थी, क्योंकि उस समय पूर्ण रूप से प्रशासनिक ढांचा विकसित नहीं था और यही कारण है कि कृषक समाज प्रशासनिक दायरे से बाहर था, प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर नहीं आता था। इसीलिए चार्ल्स मेटाकाफ ने भारत को लघु गणतंत्र यानी भारतीय गांवों को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी थी। कार्ल मार्क्स और विटफोगल ने भी भारतीय गांवों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में माना था। भारतीय गांव स्वतंत्र इकाई है क्योंकि कृषक समाज जो प्रशासनिक सुधार कानूनों से बाहर था। लेकिन प्रारंभिक जो 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ था और ब्रिटिश शासन से पहले भारत में मुगलों का राज था। जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के अंतर्गत, वह निर्णायक युद्ध था जिसके अंतर्गत भारतीय समाज में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद औपनिवेशिक शासन का मूल उद्देश्य जो था ब्रिटिश हितों का पूर्णतः पोषण था। इसलिए भारत में प्रारंभ में ब्रिटिश उत्पादों के लिए ब्रिटिश उत्पाद और ब्रिटिश नीतियां लागू करने के लिए जो भी नीतियां लागू की गई थी वो सारी ब्रिटिश सरकार के फेवर में थी। यानी औपनिवेशिक शासन का मूल उद्देश्य जो था प्रारंभिक ब्रिटिश सम्राट व शासन व्यवस्था को मजबूत करना था, क्योंकि ये जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 शताब्दी में 1599 में, तो इसका मूल उद्देश्य था व्यापार। लेकिन व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत जब देख लिया कि यहाँ की समाज व्यवस्था और यहाँ की कानून व्यवस्था, या फिर जब राजा कमज़ोर पड़ जाता है तो दूसरी शक्तियाँ और अग्रसर हो जाती हैं और उस राजा को समाप्त करके अपनी राजशाही स्थापित करना चाहती है। तो यही ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ था जब मुगल समाज व्यवस्था और मुगल शासन व्यवस्था जब क्षीण और कमज़ोर स्थिति में चल रही थी, तो यहाँ देखा कि व्यापारिक उद्देश्यों के साथ साथ हम यहाँ राजनीतिक हित और सांस्कृतिक हित साधन भी कर सकते हैं। और उस समय औद्योगिकीकरण का युग था, नवीन मशीनें व उद्योगों का विकास हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार को या फिर उपनिवेश व्यवस्था इसीलिए लागू की गई थी कि पूर्वी राज्यों में कच्चा माल व लेबर सस्ती दर पर हमें उपलब्ध हो सके, और जो हमारा जो कंपनी फैक्ट्री प्रणाली माल जो बनाएगी वो उसे बेचने के लिए एक सुदृढ़ बाजार व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये सभी जो कंडीशंस थी उन्हें जो राष्ट्र थे, अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्र, ये फुलफिल करते थे। तो उस समय धीरे धीरे ब्रिटिश सम्राट ने व्यापारिक उद्देश्य के साथ साथ अपने राजनीतिक और लाभ भी हित साधन करना शुरू कर दिया और प्लासी का निर्णायक युद्ध हुआ और ब्रिटिश सम्राट की आधिकारिक स्थापना, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना शुरू हो गई। सर्वप्रथम फिर इसी संदर्भ में 1792 में मद्रास प्रांत में थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा शुरू की। रैयतवाड़ी प्रथा क्या होती है? रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत राज्य का संपूर्ण भूभाग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था। भूभाग मतलब जो एग्रीकल्चर और कृषि से संबंधित जो भाग था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किसान थे, उसके मालिक थे भूमियों को, उनको किराएदार के तौर पे बना दिया। और किसान भूमि पर ये प्रत्यक्ष किराएदार जो थे वो तभी तक उनका नियंत्रण रहता था भूमि पर जब तक कि वो जो निर्धारित भूमि कर है वो देते रहे। और भूमि कर न दे सकने की स्थिति में कृषकों की पट्टेदारी प्रथा को या रैयतवाड़ी प्रथा को निरस्त कर दिया जाता था और उस जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। इस संदर्भ में किसान अपनी जमीन को गिरवी, हस्तांतरण और बेच सकने का पूर्ण अधिकार था। तो प्रारंभिक व्यवस्था जो थी रैयतवाड़ी प्रथा थी। 1793 में सर बेडन पेवल के सुझाव पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी प्रथा को आरंभ किया था। जमींदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त प्रथा भी कही जाती है, जिसमें एक निश्चित भूभाग निर्धारित रकम पर, निर्धारित
जो कर या रकम निर्धारित कर दी जाती थी, एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता निश्चित भूभाग पर, निश्चित दर पर, और वह व्यक्ति जमींदार कहलाता था। और इस यही जमींदार अपनी जो इस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत जो जमीन आती थी उस पर अन्य कृषकों को निश्चित दर पर आगे देने के लिए स्वतंत्र था। तो इस तरीके से ये एक चैन सिस्टम था और स्तरीकरण वाली व्यवस्था थी कि पहले मेन जो सरकार थी, पहले जमींदार को ज़मीन मिलती थी और जमींदार फिर एक और दर लगाकर वो अपने से नीचे कृषकों को ज़मीन बांटता था। इसमें डबल व्यवस्था हो जाती थी, किसानों पर दोहरी मार पड़ती थी, क्योंकि जमींदार उसे भी वसूलता था जो उसे ऊपर देना पड़ता था और उसके साथ में अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए और ज़बरदस्त कर लगाता था। तो इसमें किसान की स्थिति जो थी किसान की, वो बहुत दयनीय हो गई थी और इस संदर्भ में उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी और जमींदार किसान से कभी भी अपनी ज़मीन वापस भी ले सकता था। इस तरीके से बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। 1833 में पंजाब प्रांत में महलावारी व्यवस्था शुरू हुई थी। महलावारी महल एक पंजाबी शब्द होता है जिसका अर्थ है ग्राम। इस प्रकार इस ग्राम ही इस प्रांत में, पंजाब प्रांत में ग्राम राजस्व की इकाई थी और ग्राम के पास एक निश्चित भूभाग होता था तथा उसकी उर्वरकता, आकार आदि के आधार पर उसका कर निर्धारित कर दिया जाता था, जिसे ग्राम अधिकारी वसूलने का काम करता था। और कर न देने की स्थिति में पूरे महाल की भूमि को अन्य महालों को नीलाम कर दिया जाता था या दे दिया जाता था, यानी महाल ही बदल दिए जाते थे। महाल मतलब ग्राम। ये तीनों ही राजस्व प्रणाली प्रारंभिक ग्रामीण समाज व्यवस्था के अंतर्गत ये ब्रिटिश शासन के दौरान में प्रचलित थी। ये तीनों व्यवस्थाएं, राजस्व व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टिकोण और कार्यप्रणालियों की दृष्टि से अलग अलग थी, परंतु मूल उद्देश्य इनका जो था किसानों से अधिकाधिक भू राजस्व वसूलना और अपने राजस्व आय को बढ़ाना था। तो ये कुल मिलाकर ये सारी व्यवस्थाएं जो थी कृषकों पर दोहरा शोषण और दोहरी मार को दिखाती थी और किसान जो है पूरे साल वर्ष भर कृषि भूमि पर काम करता था, लेकिन उसे केवल बदले में कर इतना ज़बरदस्त होता था कि उसके पास में केवल अपने उपभोग के लिए अनाज के अलावा बाजार बेचने के लिए कुछ नहीं बचता था। तो इस शोषणकारी नीति का भारतीय भू राजस्व वाले समाज पर भारतीय कृषक समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा? सबसे पहला तो ये है कि भू राजस्व नीति के कारण भारतीय समाज में पहली बार दो आर्थिक वर्ग, जमींदार, भूस्वामी या महाजन और कृषि श्रमिक, यानी दो वर्गों में कृषक समाज या ग्रामीण समाज बट गया। पहला उच्च अकृषक जमींदार वर्ग जो जमीन के मालिक थे अथाह संपत्ति जमीन के, और जो दूसरा स्तर पर था बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग। दूसरा था जो कृषक जो था, जो सदियों से अपनी ज़मीन का मालिक था, अचानक से किराएदार की भांति कार्य करने लगा और उसका अपनी ज़मीन पर ही मालिकाना हक नहीं। कहने को तो मालिकाना हक था, लेकिन कर की व्यवस्था इतनी दयनीय थी, कर की व्यवस्था इतनी ज़्यादा पेनफुल थी उनके लिए कि वो लास्ट में, और जो उनकी कंडीशंस शर्तें पूरी नहीं कर पाते थे तो अपनी ज़मीन मालिकाना हक से भी वंचित कर दिए जाते थे। तीसरा है, इस प्रणाली का मूल उद्देश्य राज्य के लिए अधिकतम राजस्व उगाही ही था, ना कि कृषकों के हित के लिए थी। चौथी है, किसान भूमि पर मालिकाना हक खो चुका था। भूमि कर न दे सकने की स्थिति में बेदखली का खतरा उसे हर समय सताता रहता था, क्योंकि जब भी कई बार कृषिगत परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती थी, जैसे बारिश नहीं होना, अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, तो उस समय जब फसल की उपज पूर्णतः नहीं मिल पाती थी तब भी कर की दर जो थी वो कम नहीं होती थी और किसान दोहरी मार झेलता था, ज़मीन को गिरवी रखता था। तो इसी वजह से बंधुआ मजदूरी प्रथा भी आरंभ हुई थी। उस समय क्या होता था कि जब किसानों की कुल उपज नहीं मिली और भूमि कर उसने नहीं दिया तो अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर वो भूमि कर चुकाता था, तो उससे दोहरी मार पड़ती थी। ज़मीन भी पीढ़ी दर पीढ़ी गिरवी होती चली गई और वो आजीवन बंधुआ मजदूरी प्रथा यही थी कि एक निश्चित समय के लिए मजदूर बन जाना और वो निश्चित समय पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। भूमि असुरक्षा के कारण बेगार, नजराना आदि शोषणकारी प्रथाएं आरंभ हो गई थी। कृषि की बिगड़ती हालत से पलायन शुरू हो गया था, जिससे नगरों में जनसंख्या बढ़ने लगी थी और लोग कृषि कार्य से हटकर दूसरे कार्यों की ओर रुख करने लगे थे और किसान सदैव कर्ज में रहने के कारण विभिन्न यंत्रणाओं का और शोषण की स्थितियों का शिकार होने लगा।